दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के अपने नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 96 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हिंदी साहित्य के हम ऐसे सवालों पर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों गूढ़ रहस्य वाले दोस्तों सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्वास कीजिए, जब साहित्य के सवाल आते हैं अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं। जब से मैंने साहित्य पढ़ाना शुरू किया तब से मुझे इतने नए नए सवाल बनाने की आदत बन गई है। अच्छा, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, विश्वास कीजिए आप चाहे किसी भी किताब को पढ़ लीजिएगा, इस तरह के सवाल आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक सवाल मैंने खुद से डिजाइन किया है, खुद से बनाया है। नहीं भरोसा होगा तो भरोसा करने का एक ही साधन है, किताब होगा ना आपके पास। अगर साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, 2-4 किताब होगा ना, आप किताब पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपकी किताब में सारे सवाल कहीं दिए हैं कि नहीं दिए। यदि मिलते हैं तब सिंपल सी बात है कि मैंने उस किताब से क्वेश्चन को कॉपी किया होगा। यदि नहीं मिलते हैं तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि ये सवाल मैंने खुद बनाए हैं, ये आपको भरोसा करना होगा। तो आइए क्लास अटेंड कीजिए, तो आपको खुद ही जो है ऐसे तमाम सवालों के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए, हमने एक स्पेशल बैच बनाया है बीपीएससी टीआरई के लिए, ठीक है। बहुत ही स्पेशल बैच है दोस्तों। जो भी बच्चा बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहा है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और मैं कहता हूं एक बार हिंदी पढ़ने के बाद आगे भविष्य में किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए आपको दोबारा हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार दोस्तों मेरे कहने से आप आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए, फिर आपको इस बैच का क्वालिटी और सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आज हमारा जो लेक्चर है ये 96 नंबर का लेक्चर है। देखिए सवाल पहला बड़ा शानदार सा सवाल है, कह रहा प्रेम घन सर्वस्व और जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, कजली कादम्बिनी, ये सब किसकी रचनाओं के नाम हैं? यहाँ पहली रचना ही देखिए क्लू दे रही है, प्रेमघन। एक थे दोस्तों कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यह भी दोस्तों आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। किस काल के दोस्तों? यह भी आधुनिक काल के कवि हैं और इन्हीं की रचना, ये प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने केवल वही रचना आपको दिया है जिसमें जीर्ण जनपद का नाम आता है, मयंक महिमा का नाम आता है, कजली कादम्बरी का नाम आता है, प्रेम घन सर्वस्व का नाम आता है। ये आप याद रखेंगे। इनसे संबंधित एक और बेहतरीन सवाल आता है कि बद्री नारायण चौधरी को विलक्षण शैली का गद्य लेखक दोस्तों किसने कहा है? विलक्षण शैली का गद्य लेखक किसे कहा जाता है? अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे? बद्री नारायण चौधरी को। अगर सवाल करे किसे कहा जाता है तो क्या आप जवाब देंगे? बद्री नारायण चौधरी को। लेकिन यह सवाल नहीं करा, सवाल करा है कि इनको कहा किसने। तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहा है। किसे? याद रखेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी को। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा अच्छा सा सवाल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल दे रहा है कि बद्री नारायण चौधरी की कौन सी रचना कंस वध पर आधारित है? ये भी एकदम नया सवाल है। रचनाएं बहुत सारी हैं और ऊपर से रचना आपको नहीं मिलेगा, ये अलग रचना दोस्तों। हालांकि ये रचना अपूर्ण थी, अपूर्ण महाकाव्य है, ठीक है। और इनकी रचना का नाम है अलौकिक अलौकिक। वैसे भी दोस्तों अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की बात करूं या फिर कंस वध की बात करूं तो ये पूरी की पूरी घटना ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीला के रूप में देखी जाती है। तो इनकी रचना का नाम भी अलौकिक लीला है, लेकिन संयोगवश दोस्तों यह एक अपूर्ण महाकाव्य है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रचना अपूर्ण रह गई थी, यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। सवाल तो परीक्षा में पूछ देता है, लेकिन पूर्णता अपूर्णता वाली बात दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे? आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है में, ठीक है। तो एकदम आराम आराम से सीखते चलिए, सीक्वेंस में चीजें पढ़ते चलिए, आपको ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे एक एक चीज याद हो जाएगा। कह रहा है किसे विचारात्मक निबंधों का सूत्रपात कर्ता कहा जाता है? किसे विचारात्मक निबंधों का सूत्रपात कर्ता कहा जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली बात थी, ये विलक्षण शैली का गद्य लेखक माना गया है, याद रखेंगे। और अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है? विचारात्मक निबंधों का सूत्रपात करता, ठीक है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? विलक्षण शैली का गद्य लेखक, विलक्षण शैली का गद्य लेखक, ठीक है। संयोगवश दोस्तों मामला दोनों ही क्या है? एक ही है।
पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, दोनों मामला एक ही है दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, विलक्षण शैली का गद्य लेखक भी दोस्तों कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें ही विचारात्मक निबंधों का सूत्रपातकर्ता भी कहा जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों अपने आप में एंटीक सवाल हो गए। कह रहा वीरांगना रहस्य, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। ठीक है, भारत सौभाग्य से मुझे याद आ गया, आपको याद है भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारत दुर्दशा। ठीक है, याद रखेगा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है। किसकी रचना है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत प्रसिद्ध कृति है, इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दिमाग में आ गया, यहाँ भारत सौभाग्य दिया है, उसी से दुर्दशा याद आ गया। फिलहाल वीरांगना रहस्य, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये सभी रचनाएं भी बद्री नारायण चौधरी की ही है, यह भी आप याद रखें। आपको लगा कुछ और होगा ना, ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा टेक्निकल सवाल बनाया। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं की यह रचना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। वीरांगना रहस्य, ठीक है, इसके पहले कजली कादम्बरी बताया था, मयंक महिमा बताया था, प्रेमघन सर्वस्व बताया था, ये सब रचनाओं के बारे में पढ़े। ठीक है, और कंस लीला पर आधारित अलौकिक लीला, ठीक है, कंस वध पर आधारित अलौकिक लीला के बारे में आपने पढ़ा, वो भी इन्हीं की रचना है। कर बद्री नारायण चौधरी की किस रचना में महारानी विक्टोरिया का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, और इनके जो है किस रचना में दोस्तों महारानी विक्टोरिया का वर्णन है, केवल रचना का नाम बताना। जैसे अभी कंस का वर्णन दोस्तों आपने पढ़ा अलौकिक लीला में, उसी तरह से एक रचना है हार्दिक हर्षादर्श, उस रचना का नाम ही है दोस्तों। ठीक है, हार्दिक हर्षादर्श। ठीक है, हार्दिक हर्षादर्श। ठीक है, हर्षादर्श। देखिए ये हर्षादर्श को थोड़ा सा तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे दो शब्द मिलेगा, हर्ष धन आदर्श, इन्हीं को जोड़ करके क्या बनाया गया है, हर्षादर्श हो गया। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, हार्दिक हर्षादर्श। याद रखेंगे, यह महारानी विक्टोरिया का उल्लेख करता है, बद्री नारायण चौधरी की रचना का नाम है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलना नहीं आप सभी को। बनारस का बुढ़वा मंगल, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, मनोभाव आनंद, ये सभी रचनाएं भी दोस्तों बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद की है। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ चौधरी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यह रचना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बनारस का बुढ़वा मंगल, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर ये आपने पीछे क्यों नहीं बताया। देखिए पीछे की रचनाएं अलग हैं, ये थोड़ा एंटीक रचनाएं हैं। एक तरफ बनारस का बुढ़वा मंगल नाम आ रहा है, दूसरी तरफ नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। ठीक है, इसके पहले भारत सौभाग्य, देखिए इन्हीं की एक रचना का नाम क्या है, भारत सौभाग्य भी है। ठीक है, भारत सौभाग्य भी इन्हीं की रचना है। दूसरी तरफ नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा भी इन्हीं की रचना का नाम है, याद रखेंगे। मनोभाव आनंद भी दोस्तों इन्हीं की रचना का नाम है, ये आप याद रखेंगे। एक दो सवाल और आप कर लीजिए इनसे संबंधित, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है कि बद्री नारायण चौधरी जी ने उर्दू में जो है किस उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, किस उपनाम से, नाम नहीं, किस उपनाम, टाइटल इनका एक अलग था दोस्तों, वो टाइटल आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो टाइटल था अब्र। क्या टाइटल था दोस्तों, अब्र नाम के टाइटल से दोस्तों, अपने नाम से नहीं लिखते थे, जैसे सबका अपना टाइटल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अब्र उपनाम से दोस्तों क्या करते थे, कविताएं लिखते थे उर्दू भाषा में। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब अपने अलग सवालों पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कलिराज की सभा, कालिदास की नहीं दोस्तों, कलिराज है, बिल्कुल सही है। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, वृहन्नला, ये सभी दोस्तों किसकी रचना है, सोच समझ के बताइए। ठीक है, ये सभी दोस्तों किसकी रचनाओं के नाम है। तो याद रखेगा दोस्तों, संजोगवश देखिए यहाँ पे अब मामला चेंज हो रहा है, हर बार बद्री नारायण चौधरी आपको नहीं पढ़ना भैया। यह रचना है बालकृष्ण भट्ट की। किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की दोस्तों यह रचना है, इसको याद रखेंगे। रेल का विकट खेल,
कलिराज की सभा, ये सभी किसकी रचना है दोस्तों? यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। बृहन्नला, ठीक है, बृहन्नला भी इन्हीं की रचना है। करा हिंदी का प्रथम निबंधकार या फिर एडिशन? जी हाँ दोस्तों, निबंधकार, हिंदी का पहला निबंधकार या पहला एडिशन किसे कहा जाता है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी को ही कहा जाता है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को ही दोस्तों हिंदी का पहला निबंधकार भी माना जाता है या हिंदी का पहला एडिशन भी कहा जाता है। यह तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। केवल स्पेशल तथ्य हैं सब, ठीक है। कह रहा मेला ठेला, ध्यान से पढ़िएगा, मेला ठेला। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। सीता वनवास, देखिए सीता वनवास से याद आया, अभी पीछे मैंने आपको प्रयाग रामागमन के बारे में बताया था। क्या बताया था? प्रयाग रामागमन, ठीक है, प्रयाग रामागमन, ठीक है, प्रयाग रामागमन, ठीक है। यह दोस्तों बद्री नारायण चौधरी की रचना थी। किसकी रचना थी? यह बद्री नारायण चौधरी की रचना है, क्योंकि यहाँ पे सीता वनवास दे रहा है इसीलिए मुझे याद आ गया, ठीक है। दमयंती स्वयंवर, ये सभी दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? ये सब बालकृष्ण भट्ट की तो रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। अच्छा, हिंदी प्रदीप का नाम सुना था? वो भी दोस्तों पत्रिका किसने निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट की ही दोस्तों बहुत पॉपुलर वो पत्रिका है जिसकी वजह से जाने जाते हैं, हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप बहुत फेमस है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से पत्रिका आती थी और टाइम पीरियड में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, या तो 1872 याद रखेगा या 1877, ठीक है। किताबों में दो अलग अलग टाइम दिए गए हैं हिंदी प्रदीप के संपादन का, जो संबंधित है बालकृष्ण भट्ट जी से। तो ये तथ्य भी दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अपने अगले सवाल पर आइए। करा मन की लहर, ध्यान से पढ़िएगा। रसखान शतक, अब रसखान देख के रसखान जी को मत कर दीजिएगा। लोकोत्ती शतक, प्रेम पुष्पावली, ये सभी दोस्तों किसकी रचना है? ये सभी रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। किसकी रचना दोस्तों? ये सभी प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, ठीक है। कंफ्यूजन में हो सकता है मन से कुछ और जवाब आ रहा होगा, लेकिन गलत जवाब है। प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मन की लहर, रसखान शतक, इसके अलावा लोकोत्ती शतक, ये सभी रचनाएं हैं। प्रेम पुष्पावली भी दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल है नहीं कि मैं आपको कुछ एडिशनल बताऊं, ठीक है। जहां जरूरत रहता है वहां मैं बताता हूं। हाँ, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है? आपको पता है भारतेंदु जो था दोस्तों वह उपनाम था, वह उपाधि था, ठीक है। भारतेंदु क्या था दोस्तों? भारतेंदु उपाधि था, मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन संजोगवश देखिए हरिश्चंद्र के आगे उपाधि लग गया, ठीक है, ये भी बड़ी बात है। द्वितीय भारतेंदु दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र को ही तो कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को ही क्या कहा जाता है? द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। इनका एक बहुत फेमस नारा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा दोस्तों किसने दिया था? सवाल आए तो क्या बताएगा? इनका बहुत फेमस नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदी हिंदी हिंदू हिंदी हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये जो नारा है दोस्तों आपने सुना भी होगा ये नारा, लेकिन ये आपको अभी तक नहीं पता था कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने नारा दिया था। इससे आप जो है वाकिफ नहीं थे। आज जब आप क्लास पढ़ लिए तो आप इस सवाल से भी वाकिफ हो गए, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारतेंदु मंडल की तर्ज पर जगमोहन मंडल जो किसने बनाया था? जिस तरह से भारतेंदु मंडल बना था, और भारतेंदु मंडल की स्थापना दोस्तों किसने किया था? भारतेंदु मंडल नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों, इसकी स्थापना किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसकी स्थापना किया था। उसी तरह से जगमोहन मंडल की स्थापना जगमोहन जी ने किया। जी हाँ, जगमोहन ठाकुर इनका नाम था, याद रखेंगे, ठीक है। जगमोहन ठाकुर या ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने ही दोस्तों क्या किया था? जगमोहन मंडल बनाया था। जिस तरह से भारतेंदु मंडल था उसी तरह से जगमोहन मंडल ये आधुनिक काल में बना था, इसे भी आप याद रखेंगे। करा ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, इन सब का, अच्छा ये सब जो रचनाएं दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? यदि मैं रचनाओं की बात करूं
यदि मैं रचनाएं बताऊं आपको तो याद रखिएगा ये कालिदास की रचना है। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। लेकिन संजोग देखिए, कालिदास ने इसको जो लिखा ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन आपको पढ़ना हिंदी भाषा में है। अब बात आता, अगर हिंदी भाषा की बात आ रही है तो इन सभी का हिंदी में अनुवाद दोस्तों किसने कराया था? जी हाँ, हिंदी में अनुवाद दोस्तों किसने कराया था? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद भी कराया था। इसको आप याद रखेंगे, किसने कराया था? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने बहुत सारी पुस्तकों का दोस्तों अनुवाद कराया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जिसमें कालिदास की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ऋतु संहार, मेघदूतम बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुमार संभव वगैरह। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। है तो रचना काली। अब देखिए, अगर बच्चा नहीं पढ़ा होगा, टीचर उसको ना समझाए तो जाएगा एग्जाम में कालिदास करेगा, इधर उधर का जवाब देगा, उसका ध्यान कभी ठाकुर जगमोहन सिंह पर जाएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए एक एक चीजें बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। महारानी पद्मावती, देखिए आप भी जानते हैं दोस्तों, ये जो पद्मावत ग्रंथ था, ठीक है, एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। ठीक है, जो पद्मावत ग्रंथ है दोस्तों, इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और यह रचना दोस्तों 1540 ईस्वी में दोस्तों लिखी गई थी। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, यह भक्ति काल के कवि हैं। आप पढ़ रहे हैं दोस्तों आधुनिक काल के बारे में, तो आप कहां से समझेंगे? अब टीचर ही आपको समझाएगा। क्यों? क्योंकि एक रचना और है दोस्तों, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, निस्सहाय हिंदू, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? केवल राइटर का नाम बताना है। नाम शायद आपने ना सुना हो, इनका नाम है राधा कृष्ण दास। क्या नाम है दोस्तों? यह किसकी रचना है? यह रचना है राधा कृष्ण दास जी की। किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास। आप रट के बैठे कि पद्मा, देखिए वो जो आप ग्रंथ पढ़ते पद्मावत है, पद्मावती नहीं है। यहां पर क्या दिया है? महारानी पद्मावती, तो थोड़ा सा दोस्तों अलग है। और ये राधा कृष्ण दास थे कौन? तो याद रखेगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भाई थे, चचेरे या फुफेरे भाई थे, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मुझे याद नहीं आ रहा है चचेरे भाई हैं या फुफेरे भाई हैं। ठीक है, चचेरे भाई या फुफेरे भाई हैं। ठीक है, मतलब चाचा का लड़का या फिर बुआ का लड़का हैं इनके। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, राधा कृष्ण दास इनका नाम है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से के खानदान से इनका संबंध है। महाराणा प्रताप, ठीक है, अभी पीछे दोस्तों आपने पढ़ा कि महाराणा प्रताप दोस्तों यह किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो आपने पढ़ा राधा कृष्ण दास। कौन है दोस्तों? राधा कृष्ण दास, यह इसके रचनाकार हैं। अब आपसे पूछ रहा दोस्तों कि इस पुस्तक का एक दूसरा नाम भी है जो बहुत पॉपुलर है, उसी की वजह से पुस्तक जानी जाती है। ठीक है, जानी क्या? ये उसको समझ लीजिए एक उपाधि के तौर पर मिला हुआ है। इस पुस्तक को कहा जाता है राजस्थान केसरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? राजस्थान केसरी कहा जाता है। महाराणा प्रताप इस पुस्तक का नाम है। वैसे भी दोस्तों महाराणा प्रताप बड़े पूजनीय हैं हमारे राजस्थान छोड़िए संपूर्ण भारत में दोस्तों पूजनीय है। ठीक है, तो राजस्थान केसरी दोस्तों इस पुस्तक को दर्जा दिया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। करा संयोगिता स्वयंवर, क्या दिया दोस्तों? संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित और परीक्षा गुरु तो आपको पता ही होगा, लाला श्रीनिवास दास। अरे अब तो याद कर लो। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की दोस्तों बहुत प्रसिद्ध यह कृति है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की दोस्तों ये पहली कृति है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको अभी तक? कोई दिक्कत? ये सब एकदम इसी तरह से दोस्तों पढ़ते चलिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से जवाब देखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हिंदी का पहला दुखांत नाटक, आहा, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे कहा जाता है? किसने पहली बार हिंदी में दुखांत नाटक की दोस्तों रचना किया है? सिर्फ दोस्तों आपको इतना बताना है, तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम बड़ा अच्छा सा है। ठीक है, और बहुत लंबा भी है, रणधीर मोहिनी, याद रखेंगे, सॉरी रणधीर प्रेम मोहिनी उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है,
यानी यहाँ पर विरह का वर्णन है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। किसने लिखा है किताब, अरे पढ़ किसके बारे में रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लाला श्रीनिवास दास के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाला श्रीनिवास दास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद रखेंगे लाला श्रीनिवास दास की यह रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी, और यह हिंदी का पहला दुखांत नाटक कहा जाता है, जिसकी वजह से लाला श्रीनिवास दास बहुत चर्चित हो गए। भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप, ये हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, और जितना भी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रहा था, बंदर सभा वगैरह भी दोस्तों अधूरा था। सती प्रताप को दोस्तों किसने पूर्ण किया, तो इसको पूरा किया था लाला श्रीनिवास दास ने। क्या बात कर रहे हैं सर, ठीक है, जी हाँ यही बात कर रहा हूं, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी ने दोस्तों क्या किया था, इसे पूरा किया था, ठीक है। जो सती प्रताप जो अधूरा रह गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है, उस रचना को पूरा किसने किया, लाला श्रीनिवास दास ने पूरा किया था। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, कह लाला श्रीनिवास दास ने किस पत्रिका का संपादन किया, केवल उस पत्रिका का नाम बताना है, किस पत्रिका का संपादन किया। तो एक पत्रिका इन्होंने निकाला था, उस पत्रिका का नाम था सदादर्श। क्या नाम था दोस्तों, सदादर्श, ठीक है। सदादर्श मतलब सद धन आदर्श, सत धन आदर्श बराबर सदादर्श हो जाएगा, ठीक है। और आगे चल के इसका विलय कर दिया गया कवि वचन सुधा में, ठीक है। कहां कर दिया गया, इस पुस्तक का विलय कर दिया गया, ठीक है। विलय इसमें कर दिया गया कवि वचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा। आप मुझे बताइएगा कि कवि वचन सुधा का संपादन दोस्तों किसने किया था। अरे कुछ आप भी मेहनत कीजिए, हमें भी लगे कि आप मेहनती हैं, कुछ ना कुछ सवालों का जवाब आप भी देते रहिए साथ ही साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारतेंदु का साहित्यिक गुरु दोस्तों किसे कहा गया। बहुत अच्छा सवाल है, यह सवाल जनरली आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, ठीक है। जी हाँ, भारतेंदु का साहित्यिक गुरु ये दोस्तों किसे माना जाता है। भारतेंदु अपने आप में दोस्तों इतना टैलेंटेड थे, और ऊपर से इनके साहित्यिक गुरु की बात हो रही है, यानी कोई विशेष व्यक्ति होगा। इनका नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। क्या नाम दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी। जी हाँ, कभी भी परीक्षा में आए तो बताइएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जी को भारतेंदु का साहित्यिक गुरु कहा जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी जी का राजनैतिक गुरु किसे कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो राजनैतिक हैं, साहित्यिक हैं। कह रहा भारतेंदु ने 12 वर्ष की उम्र में, जी हाँ दोस्तों 12 वर्ष की उम्र में सुकवि की पदवी दोस्तों किसे, अच्छा उसमें भारतेंदु नहीं थे, वो जो कवि थे ना वो 12 वर्ष के थे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो सुकवि की पदवी दिया गया जिन्हें, उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, और भारतेंदु उन्होंने सुकवि कहा। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंबिका दत्त व्यास जी की। किसकी बात कर रहा हूं, अंबिका दत्त व्यास। जी हाँ दोस्तों, इनकी उम्र दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष थी जब इन्हें क्या दर्जा, क्या उपाधि दिया गया, इन्हें जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुकवि कहा। क्या कहा दोस्तों, सुकवि कहा। ये उस समय की बात है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा मन की उमंग, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मन की उमंग। ये देखिए बहुत पॉपुलर रचना दोस्तों, गौ संकट, पावस पचासा, गणेश शतक, ये सब दोस्तों किसकी रचनाएं हैं, तो ये अंबिका दत्त व्यास की ही रचना है। किसकी रचना दोस्तों, आगे चल के अंबिका दत्त व्यास जी बहुत अच्छे दोस्तों लेखक बनते हैं, और ये सब उन्हीं की रचना है, अंबिका दत्त व्यास जी की। पावस पचासा, गणेश शतक, ठीक है, और गौ संकट, ये सभी दोस्तों इन्हीं की रचना का नाम है, अंबिका दत्त व्यास। ध्यान दीजिएगा, इन्हें सुकवि की पदवी दिया गया था, और ये पदवी स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया था। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, सुदामा नाटक, इश्क चमन। जी हाँ दोस्तों, सुदामा नाटक, इश्क चमन, भारत संगीत, विधवा विलाप, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों किसकी है, तो थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है लेकिन अलग है, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। क्या नाम है, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। देखिए मैं किस लिए बोल रहा हूं कि अलग है थोड़ा सा। पीछे आपने पढ़ा था किशोरी लाल गोस्वामी, क्या पढ़ा था, किशोरी लाल गोस्वामी। और किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में क्या पढ़ा था कि ये जो है साहित्यिक गुरु थे। क्या थे दोस्तों, यह साहित्यिक गुरु कहे जाते हैं। किसके, यह भारतेंदु के साहित्यिक गुरु कहे जाते हैं, ठीक है। और एक नाम पीछे और आपने पढ़ा था राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण दास, ठीक है, राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो राधा कृष्ण दास ये कौन थे दोस्तों, ये भारतेंदु के भाई थे, जो चचेरे और फुफेरे वाली बात मैंने बताया था। हाँ,
वहां भी राधा लगा था, ठीक है। तो क्योंकि आज की क्लास में यहाँ गोस्वामी और यहाँ राधा, तो ये दोनों को मिला के बन रहा है राधा चरण गोस्वामी, थोड़ा सा हटके है, ठीक है। तो इस नाम को लेके कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि राधा चरण गोस्वामी ने वृंदावन से किस पत्र का संपादन किया। तो संजोग देखिए, वृंदावन से उन्होंने वृंदावन नामक ही पत्र दोस्तों निकाल दिया। सोचा क्या नया नाम रखें, आपको जो है परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं इसे वृंदावन कहा जाता है और कहीं कहीं पे इसे भारतेंदु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसे भारतेंदु पत्र का नाम दिया जाता है, ये भी नाम ही है, ठीक है। वृंदावन से भारतेंदु पत्र या फिर उसी को दोस्तों कई जगह पे वृंदावन पत्र के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है चंद्रकांता, बच्चा बच्चा जानता है चंद्रकांता, पहले टीवी पे आता था क्रूर सिंह वाली कहानी। चंद्रकांता, नौलखा हार, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, ठीक है। ये सब दोस्तों किसकी रचना, बहुत पॉपुलर दोस्तों। एक सेकंड रुकिए, मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा दिक्कत है लाइट में, चल जाएगा काम आपका, ठीक है, हो गया होगा, मुझे लगता है कुछ फॉल्ट है लाइट में। चलिए सुनते रहिए दोस्तों, ये सब किसकी रचनाएं हैं भाई। चंद्रकांता तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, नहीं पता, देवकी नंदन खत्री साहब जी। कौन है, देवकी नंदन खत्री। कौन है दोस्तों, देवकी नंदन खत्री की दोस्तों ये रचना है चंद्रकांता। नौलखा हार, भूतनाथ दोस्तों अधूरा रह गया था, गुप्त गोदना भी इन्हीं की रचना का नाम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला दे रहा है तिलस्मी उपन्यासों का प्रवर्तक। जी हाँ दोस्तों, तिलस्मी, इनके उपन्यास दोस्तों वैसे भी तिलस्मी थे। और किसे कहा जाता है दोस्तों, तो देवकी नंदन खत्री को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, देवकी नंदन खत्री को ही क्या कहा जाता है, तिलस्मी उपन्यासों का प्रवर्तक बताया जाता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना, आराम से सीखिए, पढ़िए और जानिए, ठीक है। अगला दे रहा है देवकी नंदन खत्री को हिंदी का सिराजी दोस्तों किसने कहा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी, अच्छा हिंदी का सिराजी से याद आ गया दोस्तों, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व का सिराज दोस्तों कहा जाता है जौनपुर को। किस कारण कहा जाता है, शिक्षा के कारण। किस कारण दोस्तों, शिक्षा। मध्यकालीन समय में दोस्तों शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था जौनपुर, जी हाँ दोस्तों। और सरकी वंश के राजाओं की दोस्तों ये नगरी रही है जौनपुर, ठीक है। तो वो सिराज था, यहाँ सिराजी है, अलग अलग मामला, लेकिन याद आ गया तो बता दिया आपको। देवकी नंदन खत्री को हिंदी का सिराजी दोस्तों किसने कहा है, तो कहा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने। किसने कहा दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा जी ने इन्हें क्या कहा है, इन्हें हिंदी का सिराजी बताया। क्या बताया, हिंदी का सिराजी बताया है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा देवकी नंदन खत्री की अपूर्ण रचना, पीछे बताया तो आपको भूतनाथ, जो आपने पीछे पढ़ा भूतनाथ, वो भूतनाथ ही दोस्तों इनकी अपूर्ण रचना रही है। देवकी नंदन खत्री की अपूर्ण रचना कौन सी है, भूतनाथ है। इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, और संजोगवश देखिए क्लास यही समाप्त होती है। आप एक बार हमें समय दीजिए दोस्तों, हमने बहुत सारे बैच बनाए हैं। अभी हाल में हमारा प्राचीन इतिहास का बैच आया, बहुत जल्द दोस्तों संविधान का बैच ला रहा हूं। मेरा फोकस क्या है, आप मेरी स्ट्रेटजी एक बार समझिए। मैं चाहता हूं आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप ना किसी विषय को एक बार पढ़िए, बार बार नहीं पढ़िए। क्या मैं गलत सोच रहा हूं भाई? आपका टारगेट हो सकता है 2-4 एग्जाम हो, लेकिन हर एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ाई करना ये कहां सुटेबल है। इसलिए मैं चाहता हूं आप एक बार एक विषय को पढ़िए। मेरे साथ अगर हिंदी एक बार पढ़ लिया ना, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बार बार उस हिंदी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरह से मैं जीएस के बैच पर भी काम कर रहा हूं। एक बार जीएस पढ़ लिया ना, दोबारा जीएस इस सब्जेक्ट का पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कभी भी भविष्य में। ये इतना शानदार बैच है। यदि आप सच में तैयारी के इच्छुक होंगे तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी मार्केट है, बाजार है, चकाचौंध है, भटकने में देर नहीं लगेगी। भटकेंगे तो भटकते ही रहेंगे। और टेस्ट सीरीज की बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ढूंढते हैं। 49 रुपए में 1 साल के लिए अनलिमिटेड एग्जाम की टेस्ट सीरीज दे रहा हूं दोस्तों। इतना सस्ता अगर धरती पे कहीं मिल जाएगा आपको, कमेंट करके बता देना, वीडियो में कमेंट करना, मैं देख लूंगा। 49 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड एग्जाम। ध्यान से सुनना, 49 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड एग्जाम, अनलिमिटेड टाइम्स आप दे सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जो देने की इच्छा हो
सब आप दीजिए दोस्तों, इस एक ही टेस्ट सीरीज से आपको मिलेगा देने के लिए, ठीक है। तो आप आइए, आपका स्वागत है, बैच जो है आपका इंतजार कर रहा है, आप एक मौका दीजिए और ये क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। बस यही आपसे निवेदन करता हूं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।